गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो वेरियस स्टेप्स हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के, वो मतलब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने पड़ते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं और किसके बाद कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल फील्ड से ही काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। आपके मम्मी पापा या आप भी काफ़ी बार काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, या आपने मज़दूरों को काम करते हुए देखा होगा, वर्कर्स जो होंगे काम कर रहे हैं, तो आप सभी जानते होंगे कि कौन सा स्टेप कब होता है। तो आप इसको पढ़िएगा और अपने जो आप डेली देखते हैं उस पर अप्लाई करिएगा कि सही में ऐसा होता है या नहीं होता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, फिर जब सॉयल प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर सोइंग ऑफ सीड्स, फिर हम सीड्स को सो करेंगे, बोएंगे मतलब। फिर उसके बाद बोने के बाद एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करेंगे ताकि सॉयल जो है वो रिप्लेनिश हो सके। मतलब रिप्लेनिश का मतलब है कि सॉयल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वापस आ सकें। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए क्रॉप्स को उसमें हम क्या डालेंगे, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स। फिर इरीगेट करेंगे क्रॉप्स को जो है कि इरिगेशन करेंगे, मतलब उसकी सिंचाई करेंगे, सप्लाई करेंगे वाटर का। फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना हमारा काम है, वीट से या डिफरेंट पेस्ट से, रोडेंट से, इन सब से हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे। और जब पूरा हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाएगा तब हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, कटाई करेंगे। फिर कटाई करने के बाद भी हमारा काम यहीं ख़त्म नहीं होता है, फिर हमें उसे अच्छे से स्टोर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के दौरान, खेती के दौरान ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमको सॉयल को जुताई करके उसको प्रिपेयर करना होता है, फिर सीड लगाना होता है, फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डालना होता है, फिर पानी डालना होता है, उसमें प्रॉपर पानी उसमें पड़े सही सही टाइम पे। फिर क्रॉप को प्रोटेक्ट भी करना होता है पेस्ट से, वीट से। फिर पूरा मैच्योर होने के बाद उसकी कटाई करनी होती है और कटाई करके भी हमको उसको अच्छे से स्टोर करके रखना होता है। इसी स्टेप्स को हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं नीचे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आप जब भी खेती करने जाएंगे फील्ड में तो आप देखेंगे कि बहुत मतलब कड़ा सॉयल रहता है। तो उतने कड़े सॉयल में तो आप सीड लगा नहीं सकते हैं। तो पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं, मतलब पहले हम उसको क्या करते हैं, लूज़ करते हैं सॉयल को। सॉयल लूज़ करने का क्या तरीका है, बाई प्लफिंग और टिलिंग। या तो जिसका छोटा मोटा खेत है वो हल से या फरसे से इस तरह से प्लफिंग करेगा, या फिर वो ट्रैक्टर से करेगा, या फिर वो ऑक्स की मदद से, बैलों की मदद से करेगा। मतलब कैसे भी करके उसको अपने सॉइल को जो है, मिट्टी को जो है लूज़ करना है, ताकि अब वो उसमें क्या कर सके, सीड्स को लगा सके। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्लफिंग ऑफ द सॉइल और प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब प्लफिंग ऑफ द सॉइल के क्या एडवांटेज हैं, क्या हमको ज़रूरी है सॉइल को प्लफ करने का। देखिए ये कुछ एडवांटेजेस दिए हुए हैं प्लफिंग ऑफ द सॉइल। इट इम्प्रूव्स द एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम खेतों की जुताई कर लेते हैं पहले, तो वो एयर के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, ताकि रूट्स भी हैं जो अच्छे से रेस्पायर कर सकें, सांस ले सकें। रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इनटू द सॉइल, रूट्स जो हैं वो आराम से सॉइल के अंदर तक जा सकते हैं सॉइल को अगर हम पहले से प्लफ कर देते हैं तो। और फिर प्लांट्स को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। प्लफिंग एनहेंसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो प्लफिंग है वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है, मतलब सॉइल जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेन करके रख सके, उस कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। प्लफिंग अपरूट्स द वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड, इट ऑल्सो एड्स इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। प्लफिंग जो है वो अगर पहले से सॉइल में कोई वीड्स प्रेजेंट हैं, जो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उनको भी निकाल के बाहर कर देता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ द प्लफिंग। ये एग्ज़ाम में आता है स्टूडेंट्स की प्लफिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा।
आ सकता है, तो आप एडवांटेजेस ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि आपके एग्ज़ाम में आता है कि प्लफिंग के लिए हम क्या चीज़ें यूज़ करते हैं। तो प्लफिंग के लिए हम वुडन या आयरन प्लफ मतलब हल, वुड का या आयरन का प्लफ यूज़ करते हैं, जो कि या तो ऑक्सेन के द्वारा बैलों के द्वारा खींची जाती है या फिर ट्रैक्टर के द्वारा खींची जाती है। ठीक है, तो या फिर वो आयरन का प्लफ होगा या फिर वुड का प्लफ होगा। तो प्लफिंग के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे जो प्लफिंग, अब देखिए प्लफिंग के बाद जब हम लोग जुताई कर लेते हैं तो कुछ उसमें बिग पीसेस भी रहते हैं सॉइल के, तो उस बिग पीसेस को हमको तोड़ना होता है, क्रश करना होता है विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। और जो बिग पीसेस होते हैं उनको बोला जाता है क्रम्स। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उनको बोला जाता है क्रम्स। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्रम्स किसको बोला जाता है? अ प्लफ फील्ड हैज़ बिग पीसेस ऑफ सॉइल दैट आर कॉल्ड क्रम्स। ठीक है, उसको क्रम्स बोलते हैं। और क्रम्स जो है उसको तोड़ने के लिए, उसको मतलब स्मॉल पीसेस में तोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वुडन प्लैंक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि उसको वुडन प्लैंक बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द क्रम्स क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। ठीक है, उसके बाद फील्ड को लेबल किया जाता है। लेबल किस चीज़ से किया जाता है स्टूडेंट्स? लेबलर के द्वारा। लेबल किस चीज़ से करेंगे? लेबलर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि प्लफिंग के लिए क्या कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है, लेबलिंग के लिए कौन सा चीज़ यूज़ हो रहा है, और क्रम्स क्या होते हैं, क्रम्स को स्मॉल पीसेस में तोड़ने के लिए कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ हो रहा है। ये नाम पूछ देता है। ठीक है, क्रम्स पूछ सकता है कि क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग। ठीक है, सोइंग ऑफ द सीड। सोइंग किस प्रोसेस को बोलते हैं? देखिए ये डायग्राम में जो है कि आपको प्लफिंग करके दिखाया भी है, दिख रहा है ना किस तरह से प्लफिंग कर रहे हैं ऑक्सेन के हेल्प से। यहाँ पे ट्रैक्टर, यहाँ पे इरिगेशन भी करके दिखाया है। इसी तरह से ट्रैक्टर से हम प्लफिंग भी करते हैं। चलिए, आफ्टर प्लफिंग प्लांटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। हम क्या करेंगे? सीड्स को सॉइल में लगा देंगे। ठीक है, ये बहुत तरीके से होता है। देखिए ये सब पूछता है, जो प्रोसेस है वो पूछेगा। ब्रॉडकास्टिंग, सीड को हम फील्ड में ऐसे हाथ से छींट देते हैं। कुछ सीड्स को हम हाथ से छींट देते हैं फील्ड में, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जो हम हाथ से मैनुअली छींट देते हैं ले जाकर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। और एक स्पेशल इम्प्लीमेंट होता है जिसको बोलते हैं सीड ड्रिल। इससे भी सोइंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, सीड ड्रिल को भी। इट कंसिस्ट ऑफ फनल ओपनिंग इनटू लॉन्ग पाइप। इट इज़ अटैच्ड एट द बैक ऑफ द प्लफ। सीड्स आर ड्रॉप्ड इनटू द फनल। मतलब ये एक मशीन टाइप का होता है जिसमें सीड्स को डाल दिया जाता है। फिर ये इसको आप मशीन को चलाएंगे तो सीड एक फिक्स्ड इंटरवल पे, एक फिक्स्ड दूरी पे जो है वो सीड अपने आप सो होता जाएगा। तो इसको बोलते हैं सीड ड्रिल। आजकल बड़े बड़े जगहों पे इस प्रोसेस से भी सीड को सो किया जा रहा है। ठीक है, इन सम क्रॉप्स लाइक पैडी, टोमेटो, चिलीज, कुछ क्रॉप्स में जैसे कि पैडी हो गया, टोमेटो हो गया, चिली हो गया, सीड्स आर सोन इन द स्मॉल प्लॉट कॉल्ड नर्सरी। पहले सीड्स को नर्सरी में लगाया जाता है और फिर जो है जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, सीडलिंग्स बन जाते हैं, बेबी प्लांट बन जाता है, तब हम उसको उठाकर कहाँ लगा देते हैं? बड़े से प्लॉट में लगा देते हैं। पहले इसको छोटे से नर्सरी में लगाते हैं। ये तो सबको ही जानता है। धान की खेती, अभी मौसम भी चल रहा है धान की खेती का। पहले धान को क्या कर देते हैं? छोटे से नर्सरी में लगा देते हैं। फिर जब वो सीडलिंग बन जाता है तब हम उसको वहाँ से निकाल कर बड़े फील्ड में लगाते हैं और अच्छे से एक दूरी पे लगाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स? ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इट इनेबल्स द, अब ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज भी पूछता है, क्यों ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? तो देखिए पहला एडवांटेज है कि ये इट इनेबल्स द फार्मर टू सेलेक्टिवली कल्टीवेट ओनली हेल्दी प्लांट्स।
ये फार्मर्स को एक चूज़ करने का मौका देता है कि अब जो हेल्दी सीड तो हमने पूरा लगा दिया, अब उसमें से जो हेल्दी प्लांट्स हो गए हैं उनको हम उठाकर दूसरे जगह पर लगाएं। पहला एडवांटेज है कि ये प्लांट्स को हम इसमें से हेल्दी प्लांट्स को चूज़ करके लगा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज जो है स्टूडेंट्स वो है इन केस ऑफ पैडी के केस में, मतलब धान के केस में, सीडलिंग आर प्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर at appropriate distances. This ensures uniform availability of sunlight, water and nutrients. ये जो है हम इसको अपने से दूर दूर एक प्रॉपर डिस्टेंस पे लगा सकते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं ट्रांसप्लांटेशन के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए सॉइल रिप्लेनिशमेंट। सॉइल रिप्लेनिशमेंट कैसे होता है? क्रॉप्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से अपने प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये तो सभी को पता है कि जो क्रॉप्स हैं वो कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए, वो तो वहीं से लेंगे ना, क्या नाम है, सॉइल से ही लेंगे। तो अगर फार्मर्स कंटिन्यू टू ग्रो, अगर फार्मर्स जो है वो कंटिन्यू एक ही क्रॉप लगाएगा खेत में, तो एक ही क्रॉप को एक ही तरह का न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो सारे का सारा न्यूट्रिएंट उस खेत से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए प्लांट्स जो फार्मर्स हैं वो एक कुछ तरकीब निकालते हैं ताकि सॉइल जो है उनका हमेशा फर्टाइल बना रहे। देखिए वो क्या तरकीब निकालते हैं, उसके कुछ कुछ प्रोसेस हैं स्टूडेंट्स, जिससे कि वो अच्छे से सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है सॉइल रिप्लेनिशमेंट के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। पहला है फील्ड फॉलो। देखिए इसमें क्या करते हैं, द एग्रीकल्चरल लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन्स। एक या एक से ज़्यादा समय के लिए, सीजन्स के लिए जो लैंड है उसको अनकल्टिवेट छोड़ देते हैं। डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्यूमुलेट ऑन द लैंड एंड गेट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स। जो डेड एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं और फिर वो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज किए जाते हैं सॉइल में। इससे डिकम्पोज होने से क्या होता है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके थे वो रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है कि एक दो सीज़न के लिए फील्ड को खाली छोड़ दो, उस पर कुछ भी कल्टीवेट मत करो। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि एक बार हमने एक तरह का, जैसे एक बार अगर हमने वीट लगा दिया खेत में, तो उसी खेत में वीट को काटने के बाद हम अगले बार पैडी लगा दिए, राइस लगा दिए, ताकि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो वीट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो राइस को नहीं, हो सकता है कि जो वीट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो राइस को नहीं चाहिए, जो राइस को चाहिए वीट को नहीं चाहिए। इस तरह से रिप्लेनिश कर सकते हैं। या हम लेगुमिनस प्लांट्स उसमें लगा देते हैं। तो लेगुमिनस प्लांट्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स की जो उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, वो नाइट्रोजन की कमी को, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में फिक्स कर देते हैं, तो वो नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर देते हैं। इस तरीके से भी हम सॉइल की रिप्लेनिशमेंट कर सकते हैं। और तरीका है जो सबसे बेहतर तरीका है वो है कि हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स जो हैं डाल के, मैन्योर्स जो है कि हम नेचुरल प्रोसेस से बनाते हैं, उसमें कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है, वो मैन्योर्स हम ऐड करके सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। या फिर फर्टिलाइज़र्स जो कि फिक्स किसी केमिकल से या किसी न्यूट्रिएंट्स में ज़्यादा होता है, जैसे कि पोटेशियम रिच होता है, नाइट्रोजन रिच होता है, सल्फ़र रिच होता है। इस तरह का फर्टिलाइज़र्स फैक्ट्री से या दुकान से लाकर हम अपने सॉइल में डाल सकते हैं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन डाल देंगे, पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम डाल देंगे। इस तरह से हम लाकर ये जो फर्टिलाइज़र्स है ये अपने खेत में डालकर अपने क्रॉप का जो है ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं सॉइल को रिप्लेनिश करने के। ठीक है, तो सॉइल रिप्लेनिशमेंट के तरीके भी पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आफ्टर सॉइल रिप्लेनिशमेंट क्या है, कौन सा प्रोसेस है। तो देखिए उसके बाद स्टूडेंट्स है आपका इरिगेशन। उसके बाद जो है कि हम लोग इतना कर लिए, सॉइल को हमने रिप्लेनिश कर दिया, प्लांट की अच्छे से ग्रोथ के लिए हमने उसमें खाद डाल दिया, मैन्योर डाल दिया, फर्टिलाइजर्स डाल दिया। तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है वो आता है इरिगेशन। इरिगेशन का क्या मतलब है, उसकी सिंचाई करना सही से, पानी उसको सही टाइम पे सही से मिले, ना तो बहुत ज़्यादा पानी डाल दें कि वाटर लॉगिंग हो जाए,
है ना। वाटर लॉगिंग का क्या मतलब हुआ कि हम इतना ज़्यादा पानी डाल दें कि अब वो सरफेस जो है, सॉइल जो है, उसमें प्रॉपर क्या स्पेस ना मिले और रूट जो है वो सही से सांस ना ले पाएँ और अंदर अंदर रूट जो है सड़ के मर जाएं, तो पूरा के पूरा प्लांट ही खत्म हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। तो हमें वाटर लॉगिंग का जो कंडीशन है वो नहीं लाना है, हमें प्लांट्स को प्रॉपर जो है पानी देना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, सही समय पर सही अमाउंट में पानी उसको देना है। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, अब क्या क्या सिस्टम है इरिगेशन के देखिए। ठीक है, किस किस तरीके से हम इरिगेशन कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इरिगेशन। जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, जैसे कि वेल्स के थ्रू पानी लाना, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, कैनल्स यूज़ करना। ठीक है, कैटल के थ्रू लाना या ह्यूमन लेबर के थ्रू लाना, पंप्स यूज़ करके पानी को निकालना और फिर उससे सिंचाई करना। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो होता है सस्ता मेथड होता है खेत को सिंचाई करने के लिए। या दूसरा है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड एग्जाम में पूछता है कि क्या क्या मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के। तो देखिए, मॉडर्न मेथड में है एक स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? वाटर द मेथड इन्वॉल्व्स स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर ऑन प्लांट्स इन अ वे सिमिलर टू रेनफॉल। रेनफॉल की तरह हम वाटर को जो है मशीन से स्प्रिंकल करें प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर एरियाज हैविंग एक्यूट वाटर शॉर्टेज। जहाँ पे वाटर की शॉर्टेज है वहाँ के लिए है ये मेथड। इस मेथड में वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट थ्रू द नैरो पाइप्स और ट्यूब्स। नैरो पाइप के थ्रू या ट्यूब्स के थ्रू वाटर को जो है हम रूट के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड हो सकता है। समटाइम्स अनटाइमली रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स रिजल्ट इन द फॉलिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट द ग्रेन मैच्योरेशन स्टेज। दिस इज कॉल्ड लॉजिंग। देखिए, वहाँ पे हमने वाटर लॉगिंग पढ़ा था, LOGGING, लॉगिंग मतलब जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा सिंचाई करके हमने पानी डाल दिया हो, वाटर वहाँ पूरा खेत में भर गया हो, जिसकी वजह से प्लांट का रूट सड़ जाए और प्लांट भी ख़त्म हो जाए। ये है वाटर, ये है लॉजिंग, केवल लॉजिंग, LODGING। लॉजिंग का मतलब क्या है कि बहुत तेज़ी से हवा चले, आंधी आ जाए या बहुत तेज़ी से बारिश हो जाए, उस टाइम पे जबकि हमारे क्रॉप में अनाज आ चुका है तब बारिश हो जाए और अनाज पूरा गिर जाए खेत में और वो पूरा ख़राब हो जाए, तो दोनों ही तरीके से प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा और हम जिस पर्पज़ की वजह से हमने खेती की थी वो हमारा पर्पज़ नहीं पूरा होगा। अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो पानी की वजह से रूट सड़ जाएंगे, प्लांट ख़त्म हो जाएगा। अगर लॉजिंग होगा तो हवा या बारिश से, आंधी से पूरा के पूरा प्लांट में जो अनाज थे वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको दोनों ही कंडीशन, लॉजिंग पे तो हमारा बहुत ज़्यादा हमारा बस नहीं चलता है, क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में है कि कब आंधी आएगी या कब तूफान आएगा या कब बारिश होगी। लेकिन हाँ, लॉगिंग से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारे प्लांट्स के लिए खतरनाक है, वाटर लॉगिंग या लॉजिंग। ठीक है, अब क्रॉप प्रोटेक्शन देखते हैं हम लोग। क्रॉप को हमने मैन्योर सिंचाई कर दी, हमने उसमें फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स डाल दिया, हमने सब कर दिया, तो अब क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट भी करना है। क्रॉप को हमें किससे किससे प्रोटेक्ट करना है स्टूडेंट्स? क्रॉप को हमें प्रोटेक्ट करना है वीड्स से। वीड्स क्या होता है? जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं हमारे कल्टीवेटेड क्रॉप्स के साथ, वो क्रॉप्स जो कि हमने लगाया है अपने खाने के लिए, उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स जिनकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है वो ग्रो कर जाते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो वो ग्रो कर जाते हैं तो क्या करते हैं, अरे भाई जो फील्ड का, जो एग्रीकल्चरल फील्ड का जो सॉइल है या वाटर है, जो सनलाइट है, वो सब यूज़ करके वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे प्लांट्स को मिलना चाहिए था, तो उनको हम रिमूव करते हैं वीड्स को। अब हम उनको किस किस मेथड से रिमूव करेंगे? तो इसी मेथड को, रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। ये पूछता है कि वीडिंग किसको बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। किस किस मेथड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं? मैनुअल रिमूवर, हाथ से उखाड़ सकते हैं, या टिलिंग बिफोर सोइंग, टिलिंग जो कर देते हैं सीड लगाने से पहले भी हम उसको प्लफिंग करके वीड को हटा सकते हैं, या वेडीसाइड्स। केमिकल आते हैं कुछ कुछ मार्केट में जिसको हम स्प्रे कर देते हैं तो वो वेडीसाइड्स को ख़त्म कर देते हैं, हमारे कल्टीवेटेड प्लांट पे कोई भी दिक्कत वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स।
दूसरा है प्रोटेक्शन, हमको पेस्ट से भी करना है, जो कीड़े लग जाते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करना है अपने क्रॉप को। तो वो कैसे करेंगे, हम मार्केट से पेस्टिसाइड्स लेके आएंगे, कुछ केमिकल हम अपने क्रॉप पे छिड़क देंगे ताकि उस पर कीड़े ना लगें, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, इससे भी हमको क्या करना है, अपने क्रॉप को बचाना है स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन। उसके बाद अब प्रोटेक्शन भी हमने कर लिया, अब क्या करना है हमें, चलिए देखते हैं कि अब क्या करना है हमें, ठीक है। प्रोटेक्शन कर लिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, सब कर दिया। तो अब जब क्रॉप को हमने हर तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया, सब कुछ कर दिया, तो अब क्रॉप ग्रो कर जाएगा। तो मैच्योर क्रॉप की हमें क्या करनी है, हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप हमारा बड़ा हो गया तब हम उसको हार्वेस्ट कर देंगे, मतलब कटाई कर देंगे उसकी, ठीक है। कटाई करने के बाद हम उसकी थ्रेसिंग करेंगे। थ्रेसिंग जो है वो थ्रेसर से होता है, ठीक है। और इन लार्ज फील्ड अ मशीन अ फॉर्म कंबाइन इज यूज्ड, जिससे कि हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों हो जाती है। हार्वेस्टिंग मतलब पूरे के पूरे क्रॉप को काटना, और थ्रेसिंग मतलब कि क्रॉप से जो ग्रेन है या जो उसका फ्रूट है उसको अलग करना, दिस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। उसके बाद थ्रेसिंग के बाद ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं चैफ से, और जिसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। देखिए ये विनोइंग का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। उसके बाद मिक्सर इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट, द हैवियर सीड फॉल वर्टिकली डाउन एंड द लाइटर सैफ ब्लोन अवे। ये सैफिंग है, मतलब कि सूपा में लेकर, अगर ये पहले के ज़माने में बहुत होता था, हम नीचे गिराते थे और जो हैवियर हमारा क्रॉप था, ग्रेन था, वो नीचे ही गिर जाता था, और जो लाइटर चैफ था वो आगे जाके गिरता था। तो दिस इज़ कॉल्ड विनोइंग, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब हमने हार्वेस्टिंग भी कर लिया, तो अब हमको क्या ज़रूरत है, स्टोरेज। प्रॉपर तरीके से अब हमको इसको स्टोर करने की ज़रूरत है। ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए, हमने इतना सारा मेहनत करके अपना क्रॉप बनाया और फिर वो ख़राब हो जाए। तो हमको प्रॉपर स्टोरिंग की ज़रूरत है। हार्वेस्टेड फूड क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड प्रॉपरली, ताकि वो रोडेंट्स मतलब चूहे से, बाकी और दूसरे पेस्ट से, इन सब से भी बचा रह सके और हम उसको सही से यूटिलाइज कर सकें। तो किस किस तरह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं, द स्टोरिंग जो है वो वो होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एफसीआई के द्वारा भी स्टोर हो सकता है। स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में जो वेयर हाउस बने रहते हैं गवर्नमेंट के, उसमें स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट गेट स्पॉइल्ड ईजली ऑन द कमर्शियल स्केल। सर पेरिसेबल आइटम आर स्टोर्ड इन अ लार्ज कोल्ड स्टोरेज। जो फूड जो ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है और दूसरे तरह के फूड हैं, वो जो है कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज का प्रोसेस। ये जो दिख रहा है आपको, ये है सीलो। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, क्योंकि सीलो से क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं। फार्मर्स स्टोर सम ग्रेन्स इन देयर ओन यूज़, ठीक है। हम अपने खुद के फार्मर्स जो हैं वो अपने खुद के यूज़ के लिए स्टोर करके रखते हैं ग्रेन्स को, ठीक है। कुंटल, 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल, इतना स्टोर करने के बाद ही हम बाकी का गवर्नमेंट को या जिसको भी बेचना हो उसको बेचते हैं। अपने लिए पहले हम साल, 2 साल, 4 साल तक के लिए बचा लेते हैं, ताकि अगर सूखा भी पड़े तो हमारे लिए पर्याप्त जो है खाने के लिए हो सामान, ठीक है। तो हम स्टोर करते हैं अपने यूज़ के लिए, और बाकी का हम सोल्ड गवर्नमेंट को बेच देते हैं। लार्ज स्केल स्टोरिंग डन इन द ग्रेनरीज एंड सीलोज। तो ग्रेन्स जो हैं ज़्यादातर बहुत सारा स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे, इस तरह का बड़ा बड़ा कंटेनर होता है जिसको बोलते हैं सीलो। क्या बोलते हैं, सीलो। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेन्स को कहाँ स्टोर किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे सीलो, ठीक है। तो ये हो गया स्टोरेज का प्रोसेस। आगे देख लेते हैं क्या बचा। अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को इम्प्रूव कैसे कैसे किया जा सकता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।